everyone, hope you all are doing well. Welcome to my channel Study to the Point. आज हम भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 प्रश्न उत्तर हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन अनुसूचियों में से एक ना एक सवाल ज़रूर ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची का अर्थ क्या है? अनुसूची जो है वो एक सारणी की तरह है, मतलब एक टेबल की तरह होती है जिनमें वे सूचनाएं वर्णित होती हैं जिनका वर्णन अनुच्छेदों में, आपको पता है भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जिनका वर्णन अनुच्छेदों में नहीं किया गया है, जो रह गए हैं। तो भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है? उसमें वर्णन है भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का। वर्तमान में भारत में कुल राज्य हैं 28 और जो संघ शासित प्रदेश हैं वो हैं 8। तो इनका वर्णन है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो वो है 69वां संविधान संशोधन। 1991 में ये संशोधन हुआ था जिससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी? मतलब जब भारत का संविधान बना था तो उस समय कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? कुल थी 8। भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन तीनों का वर्णन है। वेतन मतलब जो सैलरी मिलती है, भत्ते जो सैलरी के अलग जो सुविधाएं मिलती हैं और पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वो है दूसरी अनुसूची में। पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? ये जो पदाधिकारी हैं जब शपथ लेते हैं तो इसका वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। यहाँ पे पदाधिकारियों से क्या मतलब है? दूसरी और तीसरी दोनों में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, मतलब जो महत्वपूर्ण पद हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के, उनके बारे में बात हो रही है। राज्य तथा संघों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? इसका वर्णन किस अनुसूची में है? भारत की राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से अलग अलग संख्या से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो किस राज्य से या किस संघ से कितने प्रतिनिधि आएंगे, इसका वर्णन जो है वो चौथी अनुसूची में है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो शेड्यूल ट्राइब वाले क्षेत्र होते हैं कि प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित कौन सी अनुसूचियां हैं? तो 5वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है और भारत की 6ठी अनुसूची भी इसी से संबंधित है। अंतर है दोनों अनुसूचियों में। अंतर क्या है कि जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची में भारत के कितने राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र आते हैं? तो केवल 10 राज्यों में, जो भारत के 10 राज्य हैं उनके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। इन 10 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूची में आते हैं। 6ठी अनुसूची में किन राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन आता है? वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनको एक साथ एक ही अनुसूची में रख सकते थे, अलग अलग किया है, उसका कारण है। और उसका कारण ये है कि 5वीं अनुसूची में जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र आते हैं वहाँ पर भारत की सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहाँ पर उनको अधिकार ज़्यादा हैं। जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भी थोड़े बहुत अधिकार दिए गए हैं प्रशासन के, लेकिन जो भारत की गवर्नमेंट है उसके पास इन 10 क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में अधिकार अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं 6ठी अनुसूची वाले राज्यों से। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके पास प्रशासन की शक्ति ज़्यादा है, सरकार के पास कम है। इसलिए इनको 2 भागों में बांटा गया है, 5वीं और 6ठी अनुसूची में। किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है? वो है 7वीं अनुसूची में। संघ सूची क्या होती है? भारत में संघवाद है, तो संघवाद में क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है संघ और राज्य के बीच में। अब कैसे बंटवारा किया गया है? 3 अलग अलग सूचियां बना के किया गया है और इन अलग अलग सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची में वे विषय आते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। लेकिन समवर्ती सूची के किसी एक विषय में यदि राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी कानून बनाए तो मान्य किसका कानून होगा? केंद्र का कानून होगा। और राज्य ने यदि
उसमें पहले से कानून बनाया है तो राज्य का कानून निरस्त कर दिया जाएगा जैसे ही केंद्र कानून बनाता है। तो इन तीनों सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची सरकारों को शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार देती है? तो वो है 7वीं अनुसूची। ये भी 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है भारत की, लेकिन जब संविधान बना था तो केवल 14 भाषाओं का वर्णन था। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में वर्णित है? 9वीं अनुसूची में। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भारत का संविधान बना था उस समय केवल 8 अनुसूची थी, अब ये 9वीं अनुसूची भी आ गई है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में वर्णित है? वो है 9वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची भारत के संविधान के निर्माण के समय नहीं थी, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। अब यहाँ पे संपत्ति के अधिग्रहण से क्या तात्पर्य और इसे क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भूमि सुधार भारत में चल रहा था। भूमि सुधार से तात्पर्य कि यदि जमींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन है तो उनसे लेके सरकार ने अपने पास रख ली या औरों को दे दी। तो इस समय काफ़ी परेशानियां आ रही थी संपत्ति के अधिग्रहण की, और ऐसा कोई वर्णन संविधान में था नहीं कि संपत्ति के अधिग्रहण किस प्रकार से करना है, क्या करना है। तो 9वीं अनुसूची बनाकर संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां लाई गई और 9वीं अनुसूची को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्रदान किया गया। क्या संरक्षण प्रदान किया गया? कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून आएंगे, जो भी कानून इस सूची में आ जाएंगे, उनको न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर किसी के संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कोई कानून लाया जाता है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 31B के आधार पर उसको संरक्षण दिया गया था कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ताकि जो संपत्ति है उसका अधिग्रहण जो है आसानी से किया जा सके। लेकिन 1973 के जो केशवानंद भारती मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया। तो केशवानंद भारती मामले में यह कहा गया न्यायालय द्वारा कि ऐसा संभव नहीं है कि पूर्ण रूप से आपने अगर 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डाल दिया है तो उसको बिल्कुल भी कोई ना देखे, न्यायालय उसकी पुनरावलोकन ना करे। यदि ऐसा लगता है न्यायालय को कि आपने कोई ऐसा कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया है जो कि भारत की जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। यही केवल एक बेस है कि जो 9वीं अनुसूची के विषय हैं संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में, उनको न्यायालय पुनरावलोकित तभी कर सकता है जब उसे ऐसा लगे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वरना किसी अन्य आधार पर इनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां हैं और ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा लाई गई। दल बदल से संबंधित प्रावधान, मतलब एक दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाना, भारत के संविधान में किस अनुसूची में वर्णित है? तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। तो 10वीं अनुसूची कब आई? 1985 में। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज संस्थाओं, मतलब जो गाँव का स्थानीय शासन प्रशासन चलता है वो किस प्रकार से चलेगा, ये 11वीं अनुसूची में बताया गया है। 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? 29। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों ही लगभग एक साथ ही आई हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 11वीं बताती है गाँव में जो स्थानीय शासन है वो किस प्रकार से चलेगा, तो 12वीं बताती है कि शहरी क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से चलेगा। और 12वीं अनुसूची भारत के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा। एक साथ हुए ये 73 और 74। 12वीं अनुसूची के अनुसार शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो कुल दिए गए हैं 18 विषय। तो ये थी हमारे भारत के संविधान की अनुसूचियां जो वर्तमान में कुल 12 हैं और संविधान के निर्माण के समय कितनी थी? 8। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके एग्जाम्स में ज़रूर आपकी हेल्प करेगी। धन्यवाद।